गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। किस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैथोड पे आ रहा है, जिसमें हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लिए थे। जितने भी स्पेशल केसेस थे अपने पास, जैसे डायल्यूट NaCl था, आपका NaCl था, मर्क्यूरी को कैथोड लेके किया था यूज हमने। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग समझा था। ठीक है, तो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा हो चुका था। मतलब बेसिकली हम लोग पता कर रहे थे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, वो क्वांटिटी पता करना है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पता करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से मतलब क्या, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट, तो सब हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कितना बनेगा, क्वांटिटी, एनोड पे कितना बनेगा, कैथोड पे कितना बनेगा उस प्रोडक्ट का, वो पता करेंगे। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। तो दो ही हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग सेकंड क्लास में, सेकंड एस्पेक्ट है हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें हम लोग क्वांटिटी पता करेंगे। एनोड पे कौन प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बनेगा, कैथोड पे कितना बनेगा। हमने ये आइडिया तो ले लिया है कि हमारे प्रोडक्ट बनते हैं एनोड और कैथोड पे। किसके इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो भी हमने पता कर लिया। अब बस हमें ये देखना है उस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बनेगा। अब हम लोग वो पता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, टू डिटरमाइन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ, टू डिटरमाइन क्वांटिटी। और क्वांटिटी से मतलब क्या है, डेट इज क्वांटिटी मींस एनीथिंग। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, सब क्वांटिटी ही निकालने के लिए बनेगा। टू डिटरमाइन क्वांटिटी, डेट इज आपसे क्या क्या पूछ सकता है बेटा, आपसे चाहे तो मोल्स पूछ सकता है, आपसे चाहे तो मास पूछ सकता है। जो भी एनोड या कैथोड पे प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने मोल्स बनेंगे या कितना मास बनेगा। या हमसे गैसेस बनेगी तो हमसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है, कितना वॉल्यूम बनेगा। या आपसे चाहे तो उसका मोलर मास पूछ सकता है कि कौन सी गैस बनेगी या कौन सा सब्सटेंस बनेगा। मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास। तो बहुत सारी चीजें, क्वांटिटी मतलब एनीथिंग, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इक्विवेलेंट मास पूछ सकता है आपसे, इक्विवेलेंस पूछ सकता है, इक्विवेलेंस। आपसे चाहे तो एन फैक्टर पूछ सकता है, आपसे चाहे तो वो मोलारिटी भी पूछ सकता है, आपसे चाहे तो वो नॉर्मेलिटी भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे चाहे तो वो सॉल्यूशन का पीएच भी पूछ सकता है, आपसे चाहे तो कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए वो टाइम भी पूछ सकता है। करंट आई भी पूछ सकता है, करंट एफिशिएंसी, बहुत सारे टर्म्स हैं, करंट एफिशिएंसी, एक्सेट्रा, बहुत सारे टर्म्स हैं। जो भी एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो आपका, तो क्वांटिटी निकालने का काम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। टू डिटरमाइन क्वांटिटी, दैट इज मोलर मास, वॉल्यूम, है ना, मोल्स, मास, वॉल्यूम, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंस, एन फैक्टर, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पीएच, कितने टाइम के लिए। जैसे ये सब हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात हो जाएगी। एनोड कैथोड पे आपसे पूछ सकता है जो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा उसका पीएच कितना हो जाएगा। हमने देखा था पीएच बदलता ही है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। हो सकता है पीएच चेंज भी हो, पीएच नहीं भी चेंज होता था कुछ में। कितने टाइम तक इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कितना करंट पास करा के कराया गया, क्या करंट एफिशिएंसी, कुछ भी इनमें से पूछ सकता है। ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, of various products formed at any electrode, formed at any electrode को formed at anode and cathode, formed at anode and cathode during electrolysis, during electrolysis, during electrolysis using Faraday's law of electrolysis, using Faraday's law of इलेक्ट्रोलिसिस। सुन लो बेटा, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमने देखा था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है एनोड पे, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है कैथोड पे। तो दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, क्वालिटी निकालने का। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्वांटिटी निकालना। तो किसी भी क्वांटिटी को, जितने मैंने लिखा है इनमें से कुछ के ऊपर, सबके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, पर कुछ हम अटेम्प्ट करेंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको किसे यूज करना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है और उसने दो लॉ दिए थे फैराडे ने। और फार्मूला एक ही फार्मूला, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, किसी से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछेगा, फार्मूला केवल एक ही यूज करना होता है हमारे पास। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में केवल एक फार्मूला यूज करना है, उससे ज्यादा फार्मूला है नहीं, एक ही फार्मूला है। उसी को अलग अलग तरीके से यूज करने का बस तरीका बदलेगा, तो काफी सिंपल टॉपिक हो जाता है। तो हमें किसको यूज करना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, उसने क्या कहा था, किस तरीके से उसने प्रोडक्ट, ये सब जो भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनको कैसे डिटरमाइन करने में हेल्प की थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। तो फैराडे के बेटा दो लॉ पढ़ने होते हैं। फैराडे के कितने लॉ हैं, दो लॉ। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। सबसे पहला लॉ उसने क्या दिया था, तो बेटा फैराडे के दो लॉ है, पहले बता रहा हूं, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, बाद में सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है थोड़ा सा, है।
तो फर्स्ट लॉ में उसने कहा था, सिंपल सा लॉ है बिल्कुल, उसने कहा कि आपका एनोड या कैथोड पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे एनोड पे चाहे कैथोड पे, जो भी प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बैटरी से करंट पास कराया है, कितना करंट आपने पास कराया और कितनी देर के लिए पास कराया है। क्योंकि बेटा जब तक करंट पास होता रहेगा, जब तक उसके अंदर करंट और कितने करंट को आप पास कराते रहोगे, जितनी देर तक पास कराओगे उतनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, तो उसी हिसाब से आपका अमाउंट क्या होगा, एनोड और कैथोड पे बदलता जाएगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है एनोड या कैथोड पे, उन प्रोडक्ट का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना करंट आपने पास कराया और कितनी देर के लिए पास कराया, इन दो चीजों के ऊपर। इनडायरेक्टली बोलो तो करंट और टाइम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, और आपको पता होगा करंट और टाइम जो होता है बेटा आपका चार्ज कहलाता है। तो इनडायरेक्टली बात ये है कि कितना आप चार्ज फ्लो करवा रहे हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ये फर्स्ट लॉ था इसका, सिंपल सा है बिल्कुल, कि आपका एनोड या कैथोड पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन, लिख देता हूं मैं फर्स्ट लॉ क्या है इसका, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। आपको पता होगा डिपॉजिट कहां पे होता है, जाके जनरली कैथोड पे, और निकलता कहां से, एनोड से। तो मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis, mass of any substance deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला आपने करंट कितनी देर तक फ्लो कराया है, करंट फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्या आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाते समय कितने करंट को फ्लो करवाया, पहले इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेटा जब तक बैटरी से करंट फ्लो होता रहेगा तब तक तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। एक बार बैटरी अगर खत्म हो गई, आपका करंट फ्लो नहीं करा होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और सेकंड, टाइम फॉर विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, ऐसे लिख लो, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, कि कितने देर तक आप करंट को फ्लो करवा रहे हो, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लो, क्योंकि जितने देर तक आप करंट को फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा बेटा लिबरेटेड या डिपॉजिट होगा मास का। तो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और करके मैं इसे ये भी बोल सकता हूं, आपको अगर पता हो तो, करंट और टाइम जो है बेटा, है ना, करंट और टाइम को इनडायरेक्टली उसने हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट और टाइम दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप फिजिक्स में पढ़ते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, चार्ज इज इक्वल टू क्या, करंट इनटू टाइम। और हम और करके ये भी बोल सकते हैं, चार्ज फ्लोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of any substance deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to charge flown during electrolysis, तो आपको किसी भी भाषा में बोला जा सकता है, चाहे या तो वो करंट फ्लोन की भाषा में बोल दे, टाइम के भाषा करंट या टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग बोले, या चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का ये फर्स्ट लॉ था बेटा, कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और सेकंड, टाइम फॉर विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, या टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोन, कितनी देर तक आप करंट को पास करा रहे हो, या चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कितना आपने चार्ज को फ्लो करवाया है ना। ध्यान रखना मास, कि उस सब्सटेंस का कितना मास। तो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बस इस लॉ को हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो था, ये हमने उसको डेफिनेशन के फॉर्म में देख लिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो। किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होता है एनोड या कैथोड पे, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। सबसे पहला चीज होता है करंट, कितना करंट आप फ्लो करवा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये पहला फैक्टर हो गया। और सेकंड फैक्टर, आप कितने टाइम तक फ्लो करवा रहे हो, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आप जितने देर तक फ्लो करवाओगे उतने टाइम तक आपका प्रोडक्ट एनोड या कैथोड पे बनता रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करो, तो अगर मैंने बेटा मास को W से अगर डिनोट कर दिया, W जो है ये आपका मास है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, I के। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टाइम के, T के। तो आप देखो ये हमारा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से, फर्स्ट पॉइंट से मिला है, और ये वाली चीज हमें सेकंड पॉइंट से मिला है, ठीक है। कि जो भी मास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और सेकंड जो भी मास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो क्या इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT लिख सकता हूं? इन दोनों को फिजिक्स के हिसाब से लिखवाया जाता है सब। अगर I के प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है, तो W कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। और IT के अगर प्रोपोर्शनल हो गया
तो अगर मैं बेटा फिजिक्स के हिसाब से बात करूं तो फिजिक्स में करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो I इज इक्वल टू आपके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज को अगर Q से डिनोट कर दूं और टाइम को T से, तो आपका करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो यहां से अगर मैं Q पूछूं आपसे कि चार्ज Q इज इक्वल टू किसके होगा, तो Q इज इक्वल टू बेटा I इंटू टी। ठीक है, जहां पे आप I को किस में लेते हैं, I को बेटा हमेशा एम्पियर में लिया जाता है, ध्यान रखना, और टाइम को किस में लेंगे हम लोग, हमेशा सेकंड में। तो आपका जो Q आएगा, चार्ज की यूनिट क्या आएगी आपकी, कूलम आएगी। तो आपको पता होगा कि SI यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो कूलम कब आएगा, जब आपका I एम्पियर में हो, टाइम हमेशा सेकंड में। आपको घंटा दे, मिनट दे, कुछ भी दिया हो, टाइम को हमेशा सेकंड में रखना। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, या मैं चाहूं तो इसे और करके सेकंड के हिसाब से वही था, चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और मैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q भी इसे लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से होता है। चेक करेंगे क्या सर अभी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमारा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q सिंबल का मीनिंग आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, मैं लिख भी देता हूं एक बार। W मैंने आपको बताया है मास के लिए, ठीक है बेटा, और I का मतलब मैंने बताया आपको करंट। I हमारे लिए करंट को डिनोट कर रहा है, और T से हमारा मतलब है क्या, टाइम। ठीक है, और Q से हमें मतलब है क्या, चार्ज। तो ये मीनिंग तो आपको पहले से अंडरस्टैंड होगा, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है ना। तो ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, या दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बोल सकते हैं आप, है ना, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और अब जहां पे प्रोपोर्शनलिटी आया है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है बेटा, पढ़ाई हमने। तो हम लोग चाहें तो यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, W इज इक्वल टू ZIT। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, Z से। तो W इज इक्वल टू ZIT बोले, या W इज इक्वल टू ZQ, स्मॉल क्यू, है ना। कभी कभी बुक्स में कैपिटल क्यू भी लिखा होगा, मैं स्मॉल क्यू ही प्रेफर करता हूं। ठीक है, आपको कैपिटल क्यू भी मिल सकता है, क्यू चार्ज के लिए। ठीक है, तो आपका W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT या W डायरेक्टली, तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो ZIT या ZQ, जहां पे Z एक क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट होगा। Z क्या है हमारे लिए बेटा, कांस्टेंट है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि Z क्या है, क्योंकि पूरा खेल Z के ऊपर ही है। एक ही इकलौता फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन इसमें Z को समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि Z को ही अगर आप समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, सब इजी प्रॉब्लम होते हैं। फॉर्मूला एक ही है, W इज इक्वल टू ZIT या W इज इक्वल टू ZQ। इसमें हम लोग Z को अभी समझते हैं कि Z क्या है, उसे समझा रहा हूं। पर Z को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू ZIT इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन current efficiency is 100%। ये केवल तभी आप डायरेक्ट यूज करना जब आपका करंट एफिशिएंसी कितना दिया हो, 100%। या मैं आपको बता रहा हूं, अगर करंट एफिशिएंसी आपको चेंज भी कर दिया तो भी कैसे यूज करना है। क्या मतलब होता है करंट एफिशिएंसी का, करंट एफिशिएंसी का मतलब ये, अगर आपने 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया है बेटा बैटरी के थ्रू, 10 एम्पियर का करंट आपने फ्लो करवाया इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, लेकिन आपका हो सकता है कि बैटरी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स की वजह से आपका 10 एम्पियर का करंट ना पास हो पाए प्रोसेस के अंदर। हो सकता है आपको 8 एम्पियर का करंट जाए, आपने 10 एम्पियर पास कराया है, लेकिन करंट कितना पहुंच रहा है इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, 8 एम्पियर का, मतलब 2 एम्पियर का तो लॉस हो गया ना। तो मतलब इस बैटरी की करंट एफिशिएंसी 100% नहीं है, तभी तो 10 से 10 हमने दिया, लेकिन कितना मिला, 8 मिला।
तो करंट एफिशिएंसी उसका मतलब उसका कितना है 80%। अगर आपने 10 पास करा 8 मिला मतलब उसकी करंट एफिशिएंसी कितनी है 80%। तो बैटरी में किसी डिफेक्ट की वजह से उनका करंट एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो सकती है। करंट एफिशिएंसी जरूरी नहीं 100% ही हो, अगर 100% रहेगा तो 10 एम्पियर करंट पास कराओगे तो 10 एम्पियर ही आपको मिलने वाला है प्रोसेस के दौरान। लेकिन अगर आपका करंट एफिशिएंसी 100 से कम है तो बेटा 10 पास कराओगे तो 10 नहीं जाके कुछ उसे कम जाएगा। अगर मान लो करंट एफिशिएंसी आपका 80% है तो आप भले ही पास 10 एम्पियर करा रहे हो पर मिलेगा कितना उसको 8 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो इस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग यहीं पे, इसको मैं यहीं डील करा देता हूं आपको। अगर आपसे कभी आई एक्चुअल कितना करंट जाएगा, आई एक्चुअल कितना एक्चुअल में करंट उसके अंदर प्रोसेस में फ्लो होगा, तो आई एक्चुअल इज इक्वल टू जो होगा बेटा आई गिवन आपने कितना करंट दिया है इनटू करंट एफिशिएंसी बाई 100, करंट एफिशिएंसी बाई 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहां से ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। आई एक्चुअल मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम एक्चुअल में कितना करंट उसको मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, आई गिवन आपने दिया 10 एम्पियर और आपकी करंट एफिशिएंसी अगर 80% है, 100% रहेगा तब तो 100/101 मतलब जितना दोगे आप उतना ही मिलेगा एक्चुअल में। लेकिन अगर आपकी करंट एफिशिएंसी 100 से कम है बेटा 80% है तो आप 10 एम्पियर दोगे तो 10 का 80% कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तो ये जो आई है ना ये आई एक्चुअल होता है गिवन वाला नहीं। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज को कि करंट एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 100%। अगर करंट एफिशिएंसी को चेंज करेगा तो आपको आई नया निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्ट गिवन वाला नहीं होगा, आपको आई एक्चुअल निकालना पड़ेगा। या यहां से कभी कभी हमसे करंट एफिशिएंसी भी पूछ लेता है। तो अगर करंट एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ गए कि करंट एफिशिएंसी बताइए तो करंट एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, आई एक्चुअल जो आपका आई एक्चुअल मिलेगा डिवाइडेड बाई क्या आई गिवन मल्टीप्लाइड विथ 100। तो आपको करंट एफिशिएंसी भी कभी पूछ ले तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। आई गिवन तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, ठीक है। आई एक्चुअल आप W इक्वल टू जेड आई टी से जो आई निकालोगे वो आपका आई एक्चुअल होगा, दोनों का रेशियो 100 से मल्टीप्लाई करो करंट एफिशिएंसी मिलेगा। अब इसको जरा एग्जांपल से समझा दूं मैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने बोला क्वेश्चन में कि मैंने आपको आई गिवन, मैंने बोला कि मैं 10 एम्पियर का करंट पास करा रहा हूं, मैंने कितना एम्पियर करंट दिया 10 एम्पियर का करंट दिया है, लेकिन बट माय बैटरी हैज करंट एफिशिएंसी इज 80%। सी मतलब करंट एफिशिएंसी। अगर मैंने बोला कि मैंने 10 एम्पियर का करंट पास कराया है लेकिन बैटरी की करंट एफिशिएंसी कितनी है 80%, तो आप भले ही 10 एम्पियर पास करा रहे हो लेकिन मिलेगा एक्चुअल में कितना उसको, यहाँ पे जो आई आएगा एक्चुअल में, ये आई कौन सा है जो करंट इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हुआ है। आप भले ही 10 एम्पियर दे रहे हो पर करंट एफिशिएंसी अगर 80% है तो आई एक्चुअल कितना आएगा आपका यहाँ पे। तो आपको आई एक्चुअल अगर निकालना है बेटा तो आई एक्चुअल किसके बराबर हो जाएगा, आई गिवन 10 इंटू करंट एफिशिएंसी कितना 80/100, ठीक है। मतलब सीधा वही 10 एम्पियर दिया 80% करंट एफिशिएंसी तो 10 का 80% निकाल दो, तो 10 का 80% ही निकाला, वही फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने बना दिया। तो 10 का 80% कितना हो जाएगा आपके लिए 8 एम्पियर, ठीक है। तो आप जो आई यहां पे डालोगे इस फॉर्मूले में वो कितना डालना पड़ेगा 8 एम्पियर ना कि 10 एम्पियर। इस तरीके से आ सकता है। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल था, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूं आपसे। मान लो बोल रहा है कि मैंने 20 एम्पियर का करंट पास कराया, कितना 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का मैंने करंट पास कराया, लेकिन जो मुझे एक्चुअल में करंट मिला वहां पे जाके वो हमें बता दिया अगर क्या ये एक्चुअल जो है वो मेरा 10 एम्पियर ही पहुंच रहा है। मैंने पास तो कराया बेटा कितना 20 एम्पियर का, लेकिन एक्चुअल जो पहुंच पा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे वो कितना पहुंच पा रहा है 10 एम्पियर। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ करंट एफिशिएंसी क्या है। करंट एफिशिएंसी लिखा था ना अभी क्वांटिटी में, तो करंट एफिशिएंसी यही डील करा देता हूं मैं। आई गिवन तो हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, ये डेटा कहां से मिलेगा क्वेश्चन के डेटा से। आई एक्चुअल हो सकता है आपको W इक्वल टू जेड आई टी लगा के आपको आई एक्चुअल कैलकुलेट करना पड़े। किसी क्वेश्चन में पूछेगा करंट एफिशिएंसी बताइए तो आई गिवन रहेगा, आई एक्चुअल आपको इस फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चंस वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है आई एक्चुअल। और आपसे पूछा है अगर करंट एफिशिएंसी तो बेटा करंट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो करंट एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली 20 भेज रहे हो जा कितना रहा है 10, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 20 का 10 कितना होता है 50%, 50% ही होता है ना उसका। तो आप निकालने के लिए फॉर्मूले में भी डाल दो, एक्चुअल 20 है जा कितना रहा है एक्चुअल 20 है गिवन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअल कितना जा रहा है आपको 10 एम्पियर और आपका गिवन कितना है 20, ठीक है। गिवन 20 है आपका, एक्चुअली जा रहा है 10 और इंटू 100, तो ये आपका कितने परसेंट आ रहा है बेटा 50%।
तो करंट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 50%। ऊपर वाले में भले ही आपने 10 एम्पियर दिया लेकिन करंट एफिशिएंसी देती है 20 एम्पियर। आई होप कि आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये चीज है ना, इस नोट का क्या मीनिंग है ये समझाने की कोशिश की है मैंने कि आपका यहाँ पे जो आई यूज होता है दैट इज आई एक्चुअल, आई गिवन नहीं, ये आई एक्चुअल है। लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी 100% हो जाएगा तो आई एक्चुअल विल बिकम्स इक्वल टू आई गिवन। अगर करंट एफिशिएंसी 100 हो गया तो 100/100 इज इक्वल टू आई एक्चुअल इज इक्वल टू आई गिवन, है ना। तो ये समझ पाए हम लोग, इफ current efficiency is equal to 100% then I actual जो होगा will be equal to I given, जो भी दिया होगा वो हो जाएगा। और नहीं दिया है तो फिर आपको I actual कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। और जो हमारे पास फॉर्मूला है W is equal to ZI, तो इस I को I की जगह पे मैं I actual लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो W is equal to Z into I actual होता है, ठीक है, into T। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट एफिशिएंसी का भी यूज करवा दिया तो ये मीनिंग था हमारा W इक्वल टू जेड आई टी। ये हमारा मैथमेटिकल एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सब होगा। आपको जेड बस समझना है कि जेड क्या है। तो अब मैं जेड के ऊपर आता हूं कि जेड क्या है। जेड को जरा समझते हैं। जेड जो कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है क्या, आखिर जेड क्या है, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगाना पड़ा साफ करने में, बहुत ज्यादा दब गया लग रहा है मार्कर इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो जेड के बारे में समझते हैं जरा, जेड क्या है ना, जेड को आप समझते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जेड, जो जेड आया है कि जेड है क्या, आखिर जेड को क्या बोलते हैं। तो जेड क्या है बेटा, एक तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो जेड के बारे में हम लोग ये लिखेंगे पहली लाइन, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट known as chemical, known as chemical बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल, known as इलेक्ट्रोकेमिकल, known as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, known as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ईसी लिखा हुआ भी मिल सकता है। Z is a constant known as electrochemical equivalent of substance, of substance। substance से मीनिंग क्या है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बना है, जो भी आपका प्रोडक्ट बना होगा एनोड कैथोड पे। W का फॉर्मूला क्या है, ZIT। W इज इक्वल टू क्या है अपने पास, W इज इक्वल टू आया अपने पास जो भी मास डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का इज इक्वल टू ZIT। तो ये Z क्या है, जिस सब्सटेंस का आप W निकालने जाओगे उसी सब्सटेंस का ये Z है। और उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। जिस सब्सटेंस का आपको वेट निकालना है वो उसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इट इज ए कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट, its value is different for different substance, its value is different for different substance। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे आप ऑक्सीजन के लिए निकालोगे ऑक्सीजन का कितना वेट बना तो आपका जेड उसका अलग होगा, ठीक है। आप सोडियम का वेट निकालोगे कितना बना तो सोडियम के लिए जेड की वैल्यू अलग होगी। आप कॉपर के लिए निकालने जाओगे कॉपर कितना बनेगा तो उसके जेड की वैल्यू अलग होगी। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस एंड इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। एंड इट डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है बेटा। तो जेड को समझ गए, जेड क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का। इसकी वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी एंड इट डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब जैसे ही इक्विवेलेंट वेट आता है ना, आधे लोग तो ऐसे ही पढ़ना छोड़ देते हैं ना, क्योंकि इक्विवेलेंट में वैसे ही डर लगता है। आपने
मोल कॉन्सेप्ट 2 में रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा आपने, तो आपको मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट वेट थोड़ा टफ जाता है ना, थोड़ा बच्चों को पहली बार देखने को जब मिलता है रेडॉक्स चैप्टर में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो काफी बच्चे छोड़ देते हैं उसे। पर डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बस मैंने लिखने के लिए लिखा है, इसका ज्यादा रोल नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं आएगी कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करूं, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। काफी सिंप्लीफाइड वे में मैं करवाता हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, काफी इजी वे में बता दूंगा मैं। तो डरने की जरूरत नहीं है कि सर इक्विवेलेंट वेट आ गया, हमको तो वही निकालने नहीं आता, तो उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे क्या निकालना है। इक्विवेलेंट वेट की ज्यादा जरूरत भी नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना, सिंपल तरीके से करवा दूंगा मैं बिल्कुल। तो डरने की जरूरत नहीं है कि सर इक्विवेलेंट वेट आ गया आप कैसे। तो जो जेड है बेटा, वो जेड, ये वाला जेड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट पे। जैसे सोडियम आएगा तो सोडियम के इक्विवेलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका अगर मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट पे, कॉपर आया तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट पे, ऑक्सीजन गैस आया तो ऑक्सीजन गैस के इक्विवेलेंट वेट पे, ठीक है। तो ये जो जेड है ये डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पे कि उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितना है, ठीक है। चलो अगर हम लोग जेड की डेफिनेशन की बात करें कि जेड को डिफाइन, अभी मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले इसकी अगर डेफिनेशन की बात करो, जेड हम लोग समझ गए कि इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो अभी निकाल के दिखाऊंगा मैं ना। मैं चाहूं तो आपको एक लाइन में फॉर्मूला भी डायरेक्ट बता सकता हूं। जो आपका जेड होता है, जेड इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 होता है। ये डायरेक्ट नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, जनरली ये डायरेक्ट बता देते हैं, जेड इज इक्वल टू ई अपॉन 96500, जहां पे ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। पर मैं इस चीज को डेराइव भी कराऊंगा कि ये कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग डेराइव करेंगे उसे, ताकि रटने से अच्छा है कि समझ के निकाले हम लोग। तो ये जेड था। जेड की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि जेड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो जेड की डेफिनेशन की बात करिए तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा। तो फिजिक्स में इतने डेफिनेशन लिखते हो, उसमें तो इतना आइडिया लगी क्या होगा कि किसी फॉर्मूले में जो भी वेरिएबल क्वांटिटी होती है उनको 1 रख दो, ठीक है, और 1 रखने के बाद आपको क्या मिल जाता है, उस चीज का पर्टिकुलर डेफिनेशन मिल जाती है। तो जैसे आपको अगर डेफिनेशन निकालना है तो आप क्या कर दो, W इज इक्वल टू जो जेड आई टी का फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू जेड आई टी, तो वेरिएबल करंट है और टाइम है और इन्हीं के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर देता हूं, ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू मैं 1 सेकेंड कर देता हूं। अगर मैंने I को 1 एम्पियर कर दिया, टाइम को 1 सेकेंड कर दिया, तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं, इनडायरेक्टली तो मैंने चार्ज I इंटू टी होता है, तो बेटा 1 इंटू 1 मतलब कितना कर दिया, चार्ज को 1 कूलम कर दिया। कूलम को C से डिनोट करते हैं, पता होगा सबको, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने चार्ज कितना कर दिया, 1 कूलम का। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी में अगर I आपका 1 एम्पियर, T आपका 1 सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा यहां से, W इज इक्वल टू जेड इंटू 1, यहां से क्या मिल गया, W इज इक्वल टू जेड, W इज इक्वल टू क्या मिल गया, जेड। तो बेटा क्या डेफिनेशन बनेगी यहां से, क्या डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको, ये हमें डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि अगर मैंने 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास करा दिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अगर मैंने 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड तक पास करा दिया, तो जो भी मास किसी सब्सटेंस का डिपोजिटेड या लिबरेटेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वही इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। क्लियर है, एकदम आसान सा है। अगर मैंने 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास करा दिया, तो जो भी मास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एनोड या कैथोड पे बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट, मास जो भी बनेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, मास ऑफ ऐसे लिखो, इट इज द मास ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं हम लोग, इट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, it is the mass of any substance which is deposited or liberated, which is deposited or liberated at any electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड पे, at any electrode on passing, at any electrode on passing 1 ampere of current, on passing 1 ampere of current for 1 second। 1 एम्पियर की करंट पास कराओ कितने के लिए, 1 सेकेंड के लिए, ऑन पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। और करके क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को और करके क्या बोल सकते हो आप बेटा, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
आप चाहो तो चार्ज की भाषा में क्या बोल सकते हो, और करके, और 1 कूलम ऑफ चार्ज, और 1 कूलम ऑफ चार्ज, और 1 कूलम ऑफ चार्ज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सिंपल है ना, बिल्कुल काफी सिंपल है ये, है ना। आज थियरी चल रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ जाएंगे कल से हम लोग, काफी सिंपल है ये। देखो तो डेफिनेशन क्या बनी बेटा W की, W इज इक्वल टू जेड आई टी। किसी भी फॉर्मूले का डेफिनेशन कभी भी किसी भी चीज का बनाना है, आपको यही फिजिक्स का लॉजिक ही होता है, सब वेरिएबल क्वांटिटी को 1 रख दो तो किसी के बराबर ही आ जाएगा, फिर उसी की भाषा में डेफिनेशन दे दो। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकंड और 1 कूलम ऑफ चार्ज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कि उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपने 1 एम्पियर 1 सेकंड, 1 एम्पियर का चार्ज, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए आपने पास कराया तो कितना मास आपका डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, या फिर आप चार्ज की भाषा में बोलोगे तो आपने 1 कूलम का चार्ज पास कराया तो कितना आपका हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन। फिर हमें देखना क्या है इसका बेटा, कैलकुलेशन देखना है। थर्ड पार्ट हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ जेड, कि जेड को हाउ वी कैन कैलकुलेट जेड, जेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जेड समझ गए, उसका डेफिनेशन समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ जेड, कि जेड को कैसे आखिर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो जेड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। जेड को कैलकुलेट करने के लिए 2 और हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जो फैराडे ने हमें दिया था। कितने मिनट हो गए लगभग, 19। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन ऑफ जेड वाला पार्ट जो है ना, मैं क्योंकि आज हो नहीं पाएगा पूरा ये, है ना, इसमें थोड़ा लगेगा मुझे 20-25 मिनट तो जाएगा ही, कम से कम 25-30 मिनट, आधे घंटे लग जाएंगे जेड का कैलकुलेशन, क्योंकि बस यही है फॉर्मूला। एक बार हम लोग समझ जाएंगे ना तो फिर तो क्वेश्चंस करना काफी आसान है। फॉर्मूला आपने निकाल लिया ना एक बार बेटा, तो उसके बाद करने में कुछ क्वेश्चंस में मुश्किल नहीं आता, टफ क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। तो इसमें थोड़ा मैं इसको सोच रहा हूं कल की क्लास में ही करवाऊंगा, इसको कैलकुलेशन ऑफ जेड भी कल करवाऊंगा मैं, कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं इसके कैलकुलेट करवा के तुरंत इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लेना शुरू करूंगा, है ना जेड, क्योंकि सबको डर यही से लगता है। अभी मैंने बताया आपको, मैं इक्विवेलेंट वेट को हटाना चाहता हूं ना दिमाग से, तो उसके लिए मैं आपको जेड का कैलकुलेशन कल की क्लास में ही बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ जेड भी देख लेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी देख लेंगे कि किस तरीके से जेड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंस का, अलग अलग सब्सटेंस का जेड कैसे निकाला जाता है। तो इसलिए मैं आज ये कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूं, तो हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जेड को लेकर। ठीक है, तक तो यहां तक आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना आपको। ठीक है, तो चलिए, तो कल हम लोग कैलकुलेशन ऑफ जेड वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।